ओके, सो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। डाउट्स के लिए नहीं, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। प्लीज रेज योर हैंड्स एज सून एज यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी मी। डाउट्स के लिए हम बाद में हैंड रेज करने लगाएंगे। ओके, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ओके, गुड। यस, यू कैन लोअर योर हैंड्स। अपना हाथ नीचे कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैंड, क्योंकि इसी से आप लोग डाउट्स पूछेंगे आगे चल के, राइट? तो हाथ नीचे कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। पहले प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 3-4 स्लाइड्स डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डिफिकल्टीज लेंगे। एज यूजुअल आज की क्लास में भी बहुत सारे डाउट्स आप लोग पूछ पाएंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आप लोगों की मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब लोग शांति बनाए रखें। प्लीज रिमेन म्यूटेड। प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्व्स अनलेस नेसेसरी। आपका नाम पुकारा जाएगा, उसके बाद ही आप अनम्यूट करें। आफ्टर आई कॉल आउट योर नेम ओनली देन यू आर सपोज्ड टू अनम्यूट योरसेल्फ, ask your difficulty and then again mute yourself. Please follow this protocol. This is just a logistics requirement. आप लोगों को बोलने से मना नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को क्लास के दौरान, क्लास के बीच में बोलने से मना किया जा रहा है, ताकि क्लास में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रहे। डिसिप्लिन से ज्यादा यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ मैं बोलूँ और आप लोग सुने। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे, अगर 2 लोग भी एक साथ बात करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, राइट? तो जहाँ पे भी, जिस भी डिवाइस पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इट मे बी योर लैपटॉप, इट मे बी योर मोबाइल फोन, और इट मे बी योर टैबलेट पीसी, व्हाटएवर द केस में भी, उसमें आप लोगों को स्क्रीन पे मैं भी दिखाई दे रहा हूँ एंड एक स्लाइड दिखाई दे रही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेक्चर 6, राइट? सो वी हैव कवर्ड पीरियोडिक टेबल एंड वी आर कवरिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका लेक्चर 6 है आज। आई एम रोहन अग्रवाल। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? सो टिल डेट वी हैव डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब हम क्लास रन करते हैं, जब ऑफलाइन वाला रेगुलर फेस टू फेस कन्वर्सेशन वाला क्लास होता है, तो उसमें मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दो। किसी को हाथ उठाने को बोलते हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, 3-4 लोग अपना हाथ उठाएंगे। किसी भी रैंडमली स्टूडेंट को आई जस्ट आस्क दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो। बट अभी शायद वो इतना फिजिबल नहीं होगा, सो मैं ही स्टूडेंट्स की तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, राइट? सो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? हार्ड होते हैं, metals are hard, metals are sonorous, metals are malleable, metals are ductile, metals are good conductors of electricity, right? तो ये क्या होगी? ये होगी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर दे आर सॉलिड लिक्विड गैसेस। एक्चुअली सॉलिड्स और गैसेस ही होते हैं, लिक्विड्स नहीं होते। देयर इज ओनली वन नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन, राइट? मेटल्स के केस में मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, गैलियम इज अ लिक्विड, सीजियम डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, राइट? सीजियम एंड गैलियम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि अगर पाम पे रख देंगे, पाम का टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे मेल्ट हो जाएगा, करेक्ट है? सेकंड, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, ये ऑब्वियस बात है। गैलियम एंड सीजियम के बारे में डिपेंड करता है, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में क्या आता है? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर brittle, you can say they are not hard as such, non metals are solids and gases, non metals accept electrons, metals donate electrons, non metals can share electrons, ये donate electrons, accept electrons, share electrons, ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर भी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, राइट? और इसी के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसी के साथ हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कंपैरिजन का मतलब सिर्फ डिफरेंस नहीं होता, कंपैरिजन में सिमिलर प्रॉपर्टीज भी लिखी जाती है। तो कंपैरिजन करना मतलब कंपेयर करना, इसका मतलब उसमें जो सिमिलैरिटीज है वो भी मेंशन करना एंड जो डिफरेंसेस है वो भी मेंशन करना। डिफरेंसेस अलग अलग लिख सकते हैं, डिफरेंसेस सिमिलैरिटी साथ में भी लिख सकते हैं, या अलग अलग भी लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जांपल लेंगे हम? metals are solid and non-metals are also solid. Most of the non-metals are solid. Most of the non-metals are gaseous state. Most of the non-metals are solids. 2/3 elements metals हैं। तो जो similarities वाली properties है वो भी हम comparison में लिख सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस point में, ठीक है?
फिर कंपैरिजन के बाद हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर पे बहुत एम्फेसिस दिया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे 1-2 मिनट में, राइट। स्टूडेंट सभी भी ज्वाइन कर रहे हैं यार, इट इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। अभी घर से आना नहीं है, राइट, घर पे बैठना है, घर पे ही क्लास ज्वाइन करनी है, तो try to attend the class on the correct time। 6:30 क्लास अटेंड करें, ठीक है, ठीक है, गुड। कोई स्टूडेंट है जो जस्ट प्लीज गिव मी 1 मिनट, ठीक है, ओके। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन शट ऑफ मोड। अपना वीडियो बंद करें, वीडियोस बंद करके रखो, म्यूट योरसेल्फ एंड देन जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, हम एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। तो ये जो सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल है, इसमें बहुत लोगों को ये डाउट आया था कि सर अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहेगी तो वो न्यूट्रल बनेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पार्शियल कंबशन और कंप्लीट कंबशन, इसका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स एंड न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल से कुछ भी लेना देना नहीं है। There is no relation between acidic character of non-metals and neutral character of non-metals with respect to partial combustion or complete combustion, ठीक है। Acidic oxides, metal oxides are acidic, sorry, non-metal oxides are acidic and metal oxides are basic, this is clear। अब जब उस नॉन मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर बेस बन जाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इज अ बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर विल बिकम अ बेस, सॉरी गलत हो गया। Metal oxides after dissolving in water will become a base and non-metal oxide after dissolving in water will become acid। अब होता ये है कि जो non-metal oxides है उतना easily dissolve नहीं हो सकते, लेकिन जो भी dissolve हो सकते हैं वो acids बना लेंगे, ओके। फिर इसके साथ हम लोगों ने Arrhenius theory रिवाइज किया था। We have revised the Arrhenius theory। Arrhenius theory में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सब्सटेंस H+ डोनेट करता है उसको एसिड बोलेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सब्सटेंस OH- डोनेट करता है उसको बेस बोलेंगे। OH- भी आयन है, अनायन नेगेटिव चार्ज, H+ कटायन है, पॉजिटिव चार्ज। H+ इज कटायन, OH- इज अनायन। सिंपल है यहाँ तक, ओके। सो दिस इज एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। फिर हमने वैलेंसी के बारे में भी डिस्कस किया था। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो मेटल्स का वैलेंसी जनरली 1 2 3 रहता है, नॉन मेटल्स का वैलेंसी जनरली 4 5 6 7 8, मतलब वो भी 1 2 3 निगेटिव टर्म्स में। तो मेटल्स डोनेट करना चाहते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ओके। सो दीज आर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। आज वाली क्लास में हम आयोनिक बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। आई विल आल्सो ट्राई टू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। Just a moment. Yes. Yes. So आज वाली क्लास में हम आयोनिक बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग कंपाउंड्स एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड जो है उसको भी डिस्कस किया जाएगा और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उसी चीज को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी चीज को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ओके। और आयोनिक बॉन्ड पढ़ने के बाद हम थोड़ा बहुत मेटलर्जी का हल्का सा इंट्रोडक्शन आज लेंगे एंड नेक्स्ट टर्म पे मेटलर्जी एंड मेटल एक्सट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें स्टार्टिंग में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थ्योरी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द टॉपिक मेटलर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिंपल है, सीधी सादी बात है।
आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। मेटल मेटल कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक बॉन्ड। उसके बारे में 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। नॉन मेटल कंबाइन करता है तो क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। वहां क्या होता है? वहां होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन एन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो अभी बताया मैंने। डोनर एटम गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कटायन। प्लीज वीडियोस बंद करके रखो अपने, थैंक यू। डोनर एटम को बोलते हैं कटायन क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है डोनेट करने के बाद, पहले नहीं। डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब निगेटिव चार्ज चला गया, निगेटिव चार्ज चला गया इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बच गया। ओके, तो साइड सी बात है। एक्सेप्टर एटम पे क्या आएगा? एक्सेप्टर एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर अनायन। एक्सेप्टर एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज। Cation and anion are held together by electrostatic force of attraction. Positive, negative attract each other. Simple logic है, electrostatic force of attraction. Cation and anion एक साथ रहते हैं. Cation and anion are separated when the ionic compound is dissolved in water, and this process is called as dissociation. इस पर भी हमने बहुत चर्चा की थी, ये आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कटायन और अनायन क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड के सेपरेट हो जाते हैं। कब? जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो इससे एक तो चीज ये क्लियर होती है कि आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स वाटर सोल्यूबल है, पानी में जाके डिसॉल्व हो सकते हैं। वाटर सोल्यूबल पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व होने के बाद कटायन और अनायन सेपरेट हो जाते हैं। सॉलिड में जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड है तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड कैसा है? ऐसा है, ये कटायन है, ये अनायन है, पकड़ के रखा है। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही पानी में गया तो सेपरेट हो गया। क्यों सेपरेट हुआ? पानी की वजह से, पानी की थोड़ी सी एनर्जी की वजह से इसका कटायन और अनायन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको भी सराउंड करते हैं। So that process is called as dissociation. Cation and anion separated when the ionic compound is dissolved in water. This process is called as dissociation. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के सिंपल पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम डिफिकल्टीज एक्सेप्ट करेंगे। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर डिफिकल्टीज एंड डाउट्स विथ मी। अपना अपना डाउट पूछे, ठीक है, अपना अपना डाउट पूछे पहले। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियोस बंद करो। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस बंद करो। डाउट्स पूछते वक्त जो स्टूडेंट बात कर रहे सिर्फ उन्हीं को बात करने दे जिनका नाम मैं पढ़ूंगा। आई विल रिक्वेस्ट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट टू आस्क ए डिफिकल्टी। ओनली दैट स्टूडेंट इज सपोज्ड टू स्पीक एंड ओनली दैट स्टूडेंट्स माइक इज सपोज्ड टू बी अनम्यूटेड। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का माइक अनम्यूटेड रहना चाहिए। ओके, यस, you can raise your hands if you have difficulties. If you have doubts, you can raise your hands. Doubts सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में। Difficulties only for the content which is being covered right now. Okay. Harshit Khandelwal. Just yes, sorry for the interruption. Now I will allow Harshit Khandelwal to unmute himself. Okay. Harshit, please unmute yourself and ask your difficulty. Harshit, please ask your doubt. You are in a position to unmute yourself now. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, is there any specific reason that only ionic bonds forming compounds only undergo dissociation, like covalent bond do not go dissociation? I understood your doubt. I understood your doubt. Okay, हर्षित का डाउट एक बार फिर से सब लोग सुन लेते हैं. Let us understand what his doubt is. Let us understand what his difficulty is. Sorry for the technical glitches. तो हर्षित पूछ रहे हैं कि सर क्या सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स ही पानी में डिसोसिएट होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है? तो द आंसर इज कोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, दिस डिपेंड्स. ये चीज डिपेंड करता है कि वो कोवैलेंट कंपाउंड पोलर है या नहीं.
If the covalent compound is polar, then it can dissociate in water. If the covalent compound is non-polar, then it will not dissociate in water. तो polar compound मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. याद करो पिछले टॉपिक में हमने देखा था, वी हैव डिस्कस्ड इन पीरियोडिक टेबल. HCl में हाइड्रोजन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे आता है डेल्टा नेगेटिव, राइट. H पे है डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे है डेल्टा नेगेटिव. तो वहां क्या हो गया, वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है पोलर कंपाउंड. एंड Cl2 के बारे में सोचो, Cl2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. Cl2 नॉन पोलर, HCl पोलर, Cl2 नॉन पोलर, HCl पोलर. जो पोलर कंपाउंड्स है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो डिसोसिएट नहीं होंगे. आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट हो जाएंगे. तो लर्न क्या करना है, आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट इन वाटर, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स डिसोसिएट इन वाटर, and non-polar compounds, non-polar covalent compounds do not dissociate in water. Non-polar covalent compounds पानी में dissociate नहीं होंगे. क्यों dissociate नहीं होते? क्योंकि वाटर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे. वाटर के पास इतनी एनर्जी है कि आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है. कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ वाटर. ध्यान दे कि मैं वाटर के एनर्जी से कंपेयर कर रहा हूँ किसी चीज को. आयनिक बॉन्ड वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर में वो टूट सकता है. कोवैलेंट बॉन्ड वाटर में नहीं टूट सकता. अगर कोवैलेंट बॉन्ड पोलर है तो वाटर में टूट सकता है. If the covalent bond is polar, then it can be broken into cation and anion in water. HCl कोवैलेंट बॉन्ड है, पानी में ब्रेक हो सकता है. H2O खुद ही पानी है. NaCl भी पानी में ब्रेक होता है, लेकिन Cl2 पानी में ब्रेक नहीं होता. हर्षित खंडेलवाल, आपका डाउट क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू. गुड. श्रेयस मालपानी बोलिए. सर हम आयनिक बॉन्ड को बिना डिसोसिएशन के ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, उसको मेल्ट करो हो जाएगा. हाँ ठीक है, गुड, इजी क्वेश्चन. श्रेयस मालपानी का डाउट है, सर आयनिक बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो बिना डिसोसिएशन के ब्रेक कर सकते क्या? उसको दूसरे फॉर्मेट में एनर्जी दो. दूसरे फॉर्मेट में एनर्जी दो मतलब उसको बैठ के हीट करो. हीट करेंगे हीट करेंगे हीट करेंगे हीट करेंगे, वो चीज मेल्ट हो जाएगी. मेल्ट हो जाएगी तो कटायन अनायन सेपरेट हो सकते हैं. ये चीज आज के क्लास में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं. हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो उसके बॉन्ड्स लूज होते जाएंगे, वीकन होते जाएंगे, और वो चीज मेल्ट हो जाएगी. अगर मेल्ट हो गया तो Na+ और Cl- सेपरेट कर सकते हैं. उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो, Na+ और Cl- सेपरेट हो जाएंगे. तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. मेल्टेड फॉर्म, मोल्टन फॉर्मेट जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स. हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. आयोनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एंड आयोनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्मेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. प्लीज वेट फॉर 1 मिनट. थैंक यू. ठीक है, तो इनका डाउट था, कोई मालपानी थे, उनका डाउट था कि बिना वाटर में डिसॉल्व किए आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं क्या? हीट करके आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है. ओके ठीक है. नेक्स्ट सिद्धांत, प्लीज आस्क. सर मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, तो फिर सर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में क्यों नहीं होता है सर? जो मेटल्स के नाम आपने लिए, वो जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, और एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने ये बोला कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ये करेक्ट बोला आपने. मेटल प्लस वाटर ऑक्साइड नहीं बनता. मेटल को अगर वाटर में डालेंगे तो वो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बनाएगा. जो मेटल्स की आपने बात की वो वाटर में डायरेक्टली ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देते हैं. ऑक्साइड फॉर्मेशन का मतलब जो मेटल्स की आपने बात की वो डायरेक्टली वाटर में जाके हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर देंगे. हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन मतलब Na, याद करो हमने डिस्कस किया था, Na का पहले ऑक्साइड बनेगा और उस Na ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो NaOH बनेगा. अगर Na को डायरेक्टली वाटर में डालो तो भी NaOH ही बनेगा. सेम चीज K वाले के साथ, सेम चीज Mg वाले के साथ. ठीक है सिद्धांत, आपको डाउट समझ, एक बार फिर से आपका डाउट बोलो.
सर मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, तो फिर सर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम की केस में क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, उनके केस में ऑक्साइड बना भी तो भी वो ऑक्साइड बचे हुए पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये चीज हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था। लास्ट टर्म पे हमने ये डिस्कस किया था कि सोडियम का ऑक्साइड बना के पानी में डालो वो NaOH बनेगा, या फिर सोडियम को डायरेक्टली पानी में डालो तो भी NaOH बनेगा। बात तो एक ही है। रीजन इज, आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, द रीजन इज हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम potassium and calcium. Okay sir? यस सर। Okay, good. Next. ठीक है। हाँ अभी, हाँ लास्ट टर्म के कुछ डाउट्स थे, एक दो डिफिकल्टीज थी मुझे याद आ रहा है, हम वो डिफिकल्टीज डिस्कस करते हैं। डिस्टिल वाटर के बारे में लोगों ने कमेंट किया, तो डिस्टिल वाटर के बारे में लोगों ने पूछा था, तो मैं फाइंड आउट करके आया हूँ। डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल वाटर को प्योर वाटर जैसा कंसिडर करते हैं। उसको बैटरी में क्यों डालते हैं? बैटरी में कूल डाउन करने के लिए डालते हैं। तो बैटरी में डिस्टिल वाटर सिर्फ एज अ कूलेंट यूज करते हैं। बैटरी गर्म हो जाती है तो बैटरी को गर्म ना होए, गर्म करके बैटरी डैमेज ना हो, इसलिए उसको वाटर के सराउंडिंग में रखते हैं। तो वहां पे डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जैसे ट्रीट करना है। ओके। फिर जो बहुत ही कम उसका कंडक्टेंस आता है, वो थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से उसका कंडक्टेंस बहुत ही मिनिमम आ जाता है। ठीक है। कोई भी चीज दुनिया में आइडियल नहीं है, कोई भी चीज 100% ऐसी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट मेटल भी नहीं है, परफेक्ट नॉन मेटल भी नहीं है, तो परफेक्टली बैड कंडक्टर भी नहीं है और परफेक्टली गुड कंडक्टर भी नहीं है, उस तरीके से अगर हम लोग सोचे। लेकिन प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, मतलब प्योर वाटर बैड कंडक्टर, नॉर्मल वाटर गुड कंडक्टर, उस टर्म्स में आप कंपेयर कर सकते हो उस चीज को। तो लास्ट वाली क्लास या उसके पहले वाली क्लास में एक डाउट था डिस्टिल वाटर वाला। एक और डाउट था कॉपर के रिस्पेक्ट में। कोई बता रहे थे कि कॉपर को अगर एसिड से रिएक्ट करवा दे तो ग्रीन कलर वगैरह का कुछ टेक्सचर आ जाता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन उसको हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर एक्चुअली ब्लू ग्रीन कलर होता है। दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कैल्शियम, सॉरी दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो ब्लूइश ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। ओके। एंड कॉपर के दो ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड ब्लैक कलर का है और एक ऑक्साइड रेड कलर का है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आज का होमवर्क, दो कॉपर के ऑक्साइड है। एक है कॉपर विथ वैलेंसी 1 ऑक्साइड, एक है कॉपर विथ वैलेंसी 2 ऑक्साइड। विथ वैलेंसी 1 वाले का नाम होगा Cu2O, 2 कॉपर के एटम लगेंगे उसमें। और 2 वैलेंसी वाले का नाम होगा CuO, उसमें एक ही एटम लगेगा। आपको पता करके आना है कि 1 वाला का कलर क्या है और 2 वाले का कलर क्या है। ठीक है। उसके लिए और हिंट दे देते हैं आपको, एक है रेडिश ब्राउन और एक है ब्लैक। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है। और जो एसिड के साथ रिएक्शन हो रही थी तो उसमें कॉपर कार्बोनेट बना होगा। कॉपर कार्बोनेट बनता है तो कॉपर कार्बोनेट ब्लू ग्रीन कलर का लेयर डेवलप कर जाता है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट डिफिकल्टी, नेक्स्ट दिव्यम खेतान। दिव्यम खेतान। सर हाँ सर। सर ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड है क्या जिसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिसॉल्व भी नहीं होता वाटर में? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो, मेरे पहचान में तो नहीं है ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड है कि जिसका बॉन्ड डिसॉल्व ही नहीं होगा वाटर में। एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न्ड, नो। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water, all ionic compounds are dissociated in water, and all ionic compounds are good conductors of electricity. ठीक है। जहां तक मेरा नॉलेज जाता है वहां तक तो यही आंसर आता है कि आयनिक कंपाउंड होगा तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, सोल्यूबल भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है और डिसोसिएट भी होता है। ठीक है दिव्या सर। ओके सर, थैंक यू। ऋषभ अग्रवाल। सर हाँ सर। सर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? सर क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। मेटल में, और अगर डोनेट कराओगे तो किससे डोनेट कराओगे? हाइड्रोजन इतना इजीली डोनेट नहीं करता। हाइड्रोजन जो है वो बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, वो बोलता है कि मैं डोनेट भी कर दूंगा, लेकिन वो शेयर करना ज्यादा प्रिफर करता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन को कुछ भी चलता, क्लोरीन बोलता है एक्सेप्ट भी कर लूंगा और शेयर भी कर लूंगा, लेकिन हाइड्रोजन बोलता है कि अगर डोनेट करना है उससे ज्यादा प्रिफरेबल हाइड्रोजन को शेयर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसीलिए तो हाइड्रोजन को एक्सेप्शन बोला जाता है लिथियम के ऊपर रखते वक्त। रखते उसको लिथियम के ऊपर ही है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है।
हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग फॉर्मेट से बनाते हैं। ओके सर? सर लेकिन लिथियम भी कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना? हाँ बनाता है सर, ये मैंने बताया था लास्ट टर्न या जो कोई 2-3 टर्न्स पहले बताया था, ये 2-3 लेक्चर्स पहले कि लिथियम भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर जो लिथियम है वो कोवेलेंट बॉन्ड कभी कभी बनाता है, बहुत बार तो वो आयनिक बॉन्ड भी बना लेता है ना। और बाकी लिथियम की जो बाकी प्रॉपर्टीज है, वो बाकी प्रॉपर्टीज उसकी मेटल जैसी है वो सॉफ्ट, लेकिन है वो सॉलिड। सॉफ्ट है मतलब उतना अच्छा मेटल नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन नाम की रख के बोल सकते हैं उसको कि एक्सेप्शन है, बट लिथियम इज अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। फिर कई बार क्या होता है ना कि अब इतने सालों से हाइड्रोजन नॉन मेटल है, भले ही वो मेटल जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, भले ही वो मेटल जैसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो चलता आ रहा है ना कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो वो चलता रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डेवलप हुआ था, जब लोगों ने सोचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तब लोगों को लगा कि जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड्स मिलेंगे उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा पहले सोचते थे। आज की डेट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, वो चलता आ रहा है। ठीक है सर? थैंक यू सर। ओके गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, दिस इज गोइंग गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, पता नहीं शायद मैं गलत भी हूँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आप लोग डाउट्स पूछते रहे, मैं आंसर देता रहूंगा, हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जो आंसर्स अभी नहीं दे पाएंगे वो नेक्स्ट टाइम पे हम दे पाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाटर के बारे में हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफिकल्टी लेंगे वरद की। वरद इंगोड़े। सर O2 पानी में डिसॉल्व होगा क्या? हाँ सर, O2 पानी में डिसॉल्व होता। मछलियां कौन सा ऑक्सीजन ब्रीथ करती? मछलियां वाटर वाला ही ऑक्सीजन ब्रीथ करती ना, गिल्स की वजह से। सर पर वो तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। बिल्कुल सर, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट नहीं हो सकता, डिसॉल्व तो हो सकता ना। डिसॉल्व होना मतलब पानी में जाके मिक्सचर बनाना, डिसोसिएट होना मतलब पानी में जाके टूट जाना। ऑक्सीजन पानी में जाके टूटता नहीं, लेकिन पानी में जा तो सकता। सोचो, डिसोसिएट और डिसॉल्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका डाउट बहुत अच्छा है भरत, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता क्या? हाँ होता है। वाटर में ऑक्सीजन डिसोसिएट होता क्या? नहीं नहीं, डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है सर? यस सर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट, ऋषिकेश कड़मकर। Sir, am I audible? Yes sir, you are audible, please tell. Sir, why can't two metals form an ionic compound, ionic bond? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए ऋषिकेश। आयनिक बॉन्ड में सेकेंड पॉइंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? पढ़ के बताइए सर। Complete transfer of electron. बहुत बढ़िया सर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी दो मेटल्स को अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक मेटल को तो देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। सारी मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। तो अगर ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, तो सामने देने वाला तो है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है ना। नो मेटल wants to accept electron, therefore ionic bond cannot be formed with metal metal आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि दोनों मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, दोनों बोलेंगे हम तो दे देते, लेने वाला कोई नहीं, तो बॉन्ड कैसे बना? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाता है। सोचो, नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनता? दोनों एक्सेप्ट करना चाहते हैं, देने वाला कोई नहीं, तो इसलिए नॉन मेटल भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। खुशी के समझ में आया? Yes sir, समझ में पक्का आया। सर, समझ में आया ना? Yes sir. झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं sir, thank you. थैंक यू सर, वेरी गुड सर। अच्छा लगता है ऐसे बीच बीच में। अरे प्रथमेश, धर्मे का डाउट आ गया। प्रथमेश कैसे हैं आप? हेलो सर। प्रथमेश आप कैसे हैं? सर आवाज आ रही? आ रही है सर आवाज, डाउट पूछ लो चलो। हाँ सर, मेरा डाउट था कि क्या कभी तीन एलिमेंट्स मिलके एक बॉन्ड बना सकते? सर 3 एलिमेंट्स मिलके बॉन्ड तो बनाते हैं, हाँ बनाते हैं ना। सर तो फिर उनसे मतलब तीन मेटल मिलके आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते क्या? सर प्रॉब्लम वही आएगा ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कौन करेगा? नहीं सर, मतलब कैसा, मतलब अगर हम देखें कि अगर हम किसी मेटल को ले ले जिसकी वैलेंसी दोनों मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेटिस्फाई कर रहे, तो फिर सर वो एक ऑक्टेट चला जाएगा और बाकी के दो भी ऑक्टेट चले जाएंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? सर इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ ये बताओ ना। वो मतलब जी
समझो एक मेटल की वैलेंसी 3 है और बाकियों की 3 और 2 है। तो फिर सर जो 2 है, 2 वाला भी 3 को, मतलब एक 3 को देगा और 3 वाला भी एक 3 को देगा, तो ऐसा हो नहीं सकता क्या? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता है। उसका रीजन समझे, मैं रीजन बताऊंगा उसका, अभी बता रहा हूँ। देखो मेटल्स जो है ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट तो बिल्कुल ही नहीं करते, ये बात तो क्लियर है ना। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो, और शेयर भी नहीं कर सकते। तो जो एग्जांपल इन्होंने दिया, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा बता रहे थे कि एक मेटल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वैलेंसी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे एल्यूमिनियम, राइट। और दूसरा मेटल है जिसमें 2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, जैसे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब वो देंगे किसको, राइट। और देंगे किसको का आंसर नहीं मिला तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना। फिर शेयर भी नहीं कर सकते। अगर शेयर करते थे तो फिर थोड़ा बहुत शेयर करके, कुछ तो भी अरेंजमेंट करके बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता था। तो एज ऑफ नाउ तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आयनिक बॉन्ड, सॉरी, मेटल मेटल कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है प्रथमेश, आपने जो एग्जांपल बोला उसमें आप एक बार फिर से बताओ कि क्या क्या मेटल थे। नहीं सर, मैंने एग्जैक्टली मेटल नहीं कहा, मैंने कि ए मेटल की वैलेंसी 3 थी, बी की 2 थी और सी की भी 3 थी। तो बी और सी ने ए को डोनेट किया, फिर मतलब दे दिया, तो फिर उसकी भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इन दोनों की भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे सोच रहा था। नहीं तो आप ये बताओ ना कि आप मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हो ना। अगर आपके पास 2 मेटल है तो एक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना आपके केस में। एक मेटल, मतलब ए मेटल एक्सेप्ट कर रहा है और बी और सी डोनेट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते ना मेटल। मेटल्स कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सिर्फ डोनेट करते हैं। यस सर। राइट, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। कीर्तेश, कृतिश जोड़े, प्लीज म्यूट करो खुद को। ठीक है, आई थिंक द डाउट इज क्लियर। मेटल मेटल आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना जरूरी है और एक्सेप्ट भी करना जरूरी है। सिर्फ डोनेट करके काम नहीं चलता, सिर्फ एक्सेप्ट करके भी काम नहीं चलता है। ठीक है प्रथमेश, म्यूट कर लो। थैंक यू सो मच। ओके गुड, करो भैया म्यूट। चलो नेक्स्ट डाउट लेंगे तनिष कोठारी का। तनिष कोठारी बोलिए। सर जैसे पिछले डाउट में प्रथमेश ने बोला कि सर 3 मेटल्स लिए थे और वो आयोनिक बॉन्ड बना रहे थे, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 मेटल्स ले और एक नॉन मेटल ले, और फिर 2 मेटल डोनेट कर रहे और एक नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा, तो ऐसा बॉन्ड बन सकता? ऐसा हो सकता है, वो फ्यूचर में देखेंगे। उसका उल्टा सोचो, एक मेटल डोनेट कर रहा और 2 नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहे, ये चीज अभी आएगा। ठीक है, जो तनिष्क आपका जो डाउट है, दो मेटल्स दे और एक नॉन मेटल ले, ये चीज फ्यूचर में आएगा 11th-12th में। एक मेटल दे और 2 नॉन मेटल्स ले ले, ये चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बट दैट इज पॉसिबल, दैट इज अ कंप्लीटली पॉसिबल थिंग कि एक से ज्यादा नॉन मेटल्स ले लो या एक से ज्यादा मेटल्स ले लो, दैट इज पॉसिबल। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एक डोनर चाहिए और एक एक्सेप्टर चाहिए। अगर डोनर और एक्सेप्टर रहा तभी जाके आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल हैपन, तभी जाके आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ओके ओके सर, थैंक यू। गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अनीश सोनावने। सर मैं बोल रहा था कि सर, हाँ सर बोलिए अनीश। सर आयोनिक बॉन्ड मतलब पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता। बिल्कुल सर, आयनिक बॉन्ड को पानी में डिसॉल्व करो, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता। आगे बोलिए सर। और फिर अगर अपन ने आयोनिक बॉन्ड को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई तो? सर आयोनिक बॉन्ड को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला तो वो बॉन्ड डिसोसिएट होता ही नहीं, वो उसमें डिसॉल्व होएगा ही नहीं। सोडियम क्लोराइड ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो बेंजीन, NaCl को बेंजीन में डालो, वो नीचे अनडिसॉल्व फॉर्मेट में रहेगा। जैसे पानी में रेत डिसॉल्व नहीं होती और नीचे सेटल हो जाती, वैसे ही NaCl बेंजीन में नीचे सेटल हो जाएगा। NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। और सर मेटेलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है?
बहुत बढ़िया, 1 सेकंड और होल्ड करके सुन। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल का शेयरिंग की वजह से होता है, और मेटालिक बॉन्ड मेटल मेटल के बीच में होता है। मेटालिक बॉन्ड अलग ही कंसेप्ट है। मेटालिक बॉन्ड के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझो कि कोई तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो Na+ और Na+ को साथ में रख रहा होगा, उस चीज को मेटालिक बॉन्ड हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड में मेटल मेटल साथ में नॉन, और कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल साथ में। कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल साथ में शेयरिंग की वजह से, और मेटालिक बॉन्ड में कुछ तो भी नया ही हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि सोचो Na है सोडियम, Na इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Na++ इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ऐसा होता है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2 Na+ को साथ में पकड़ के रखता है, उसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्योंकि Na का जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट तो किया, लेकिन डोनेट करके वो चला नहीं गया ना, वो इलेक्ट्रॉन वही है। और अगर वो वही है तो वो एक इलेक्ट्रॉन 2 Na+ को पकड़ के रखता है, उस चीज को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है अनीश? यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। नेक्स्ट पराग चिमनकर। पराग प्लीज आस्क। सर मेरा डाउट था कि मेटल्स में मेटल मेटल के बॉन्ड में किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना, और नॉन मेटल केस में किसी दोनों को डोनेट नहीं करना, दोनों को शेयर करना है, तो फिर मेटलॉइड में क्या होगा? मेटलॉइड में शेयरिंग होती है सर, सिलिकॉन वगैरह शेयरिंग करते हैं। ठीक है, सर मेटलॉइड। फिर वो हाँ, मेटलॉइड आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते? नहीं यार, जनरली मेटलॉइड्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। मेटलॉइड जो है वो कोवेलेंट जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। मतलब मेटलॉइड्स के आयनिक बॉन्ड्स तो इतना ही नहीं यार, मेटालिक का आयनिक बॉन्ड इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं होता है। मतलब मैंने तो नहीं किया है, मैं एक बार और ऑब्जर्व करके आऊंगा। ठीक है, बट मेटलॉइड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है। मेटलॉइड्स के जैसे सिलिकॉन है, ज्यादा मेटलॉइड्स के बॉन्ड्स है भी नहीं। जैसे जो लोअर मेटलॉइड्स है, हेवियर, जो ज्यादा नीचे जाने के बाद जो मेटलॉइड्स है, उनके तो ज्यादा कंपाउंड्स की अपन बात नहीं करते। ले देके सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपाउंड्स की बात करते हैं, और जो उनके भी कंपाउंड्स की बात करते हैं वहां पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इनका डाउट था? यस सर। पराग, हाँ पराग का शायद माइक ठीक हो गया, अच्छी बात है। एक लास्ट डाउट लेंगे, फिर थोड़ा और कंटेंट आगे बढ़ाएंगे। हर्षवर्धन मुड़े। सर। हाँ सर। सर सर वो हम क्या कर, एक बार हमने मतलब सबमिट किया है वो एक्सपेरिमेंट की, वो रब्द कॉम रहता, तो फिर उसको पेपर अट्रैक्ट होता सर। हर्षवर्धन आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार फिर से थोड़ा दूर से बोलो ना। सर कॉम रहता अपने कंगी रहती सर, कंगी। कंगी, हाँ कोम कंगी। उसको फिर सर पेपर अट्रैक्ट होता। हाँ सर। तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेम रहता है, इस आयोनिक बॉन्ड में अलग रहता। सर उसमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, हाँ वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो आयोनिक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आगे तो सर उसमें भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि वो अलग है? नहीं नहीं, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो टेम्पररी चीज है। उसमें क्या होता है, जो कोम है कोम, अभी मुझे एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं पता, मतलब मुझे कंसेप्ट पता है, एग्जैक्टली चार्ज नहीं पता है। कोम जो होता है, कोम एक पर्टिकुलर चार्ज डेवलप कर लेता है, अज्यूम करो पॉजिटिव, अज्यूम करो हाँ, और पेपर जो है वो निगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, तो वो थोड़े समय के लिए चिपट जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एवर लास्टिंग है, वो एक केमिकल चेंज है। जो आप एग्जांपल बोल रहे हो कोम वाला, वो एक टेम्पररी चीज है, छोटा सा टेम्पररी सा चीज है। वो 5-10 मिनट के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, 5 मिनट तो 1-2 मिनट में वो पेपर फिर से नीचे गिर जाएगा। तो वो एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, वो एक केमिकल चेंज नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। ध्यान दे कि हम जब भी फिजिकल के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी थिंग, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। ठीक है हर्षवर्धन? ओके गुड, थैंक यू। तनय अग्रवाल। सर नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते क्या? नहीं सर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे को तैसा। पोलर में डिसॉल्व होता है पोलर, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है नॉन पोलर। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है, बेंजीन एक नॉन पोलर है, उसमें नमक डिसॉल्व नहीं होता। पानी एक पोलर है, उसमें नमक डिसॉल्व होता। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है सर
पर पानी में शुगर भी तो डिसॉल्व होती। बिल्कुल सर, शुगर डिजोल्व होती ना पानी में, तो शुगर भी सर पोलर, तो शुगर ग्लूकोज पोलर होंगे, शुगर ग्लूकोज नॉन पोलर नहीं है। शुगर ग्लूकोज आर पोलर कंपाउंड्स, उसमें थोड़ा बहुत पोलरिटी होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेवलप रहता है उसमें। और सर सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो वह डिसॉल्व होता है या डिसोसिएशन? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो पहले किसी का एक डाउट आया था ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, उसी डाउट का कंटिन्यूएशन वाला डाउट है, डिसॉल्व और डिसोसिएट में क्या फर्क है। जो चीज डिसोसिएट हो रही है वो चीज डिसॉल्व होने के बाद ही डिसोसिएट होगी, और जो चीज डिसॉल्व हो गई जरूरी नहीं कि वो चीज डिसोसिएट हो। मतलब ऐसा सोचो, कोई चीज पानी में डालते तो पहले वो डिसॉल्व होंगी, घुलेगी मिलेगी उसके साथ, फिर घुलने मिलने के बाद उसका बॉन्ड टूटेगा, अगर टूट सकता तो HCl का बॉन्ड टूट सकता, ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूट सकता। तो 3 टाइप की चीजें हो गई, HCl डिसॉल्व हुआ फिर डिसोसिएट हुआ, ऑक्सीजन सिर्फ डिसॉल्व हुआ, और रेत सैंड डिसॉल्व भी नहीं हुआ। जो चीज डिसॉल्व नहीं होती वो डिसोसिएट कभी नहीं हो सकती, डिसोसिएट होने के लिए डिसॉल्व होना जरूरी है। फिर अगर एक बार डिसोसिएट हो गई तो अपन उस वो चीज के बारे में ये बात नहीं करते कि वो डिसॉल्व हो गई। जाहिर सी बात है, अगर डिसोसिएट होगी तो पहले डिसॉल्व हुई होगी, तभी तो जाके डिसोसिएट हुई होगी, ये कंसेप्ट है। नहीं ठीक है सर और अगर सॉल्ट डिसोसिएट हो रही तो फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता? उसकी क्या थोड़ा ऑफ द ट्रैक हो गया है। 3 टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सब लोग ध्यान देंगे, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। टॉपिक से हम डेविएट हो रहे हैं लेकिन एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाला, डिसॉल्व हो गया, अनसैचुरेटेड। सॉल्ट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। भाई वाटर की भी तो कोई कैपेसिटी होगी, वाटर की कैपेसिटी जब फुलफिल हो गई तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। हाँ, अब उस कैपेसिटी फुलफिल होने के बाद अगर जबरदस्ती सॉल्ट को डालोगे तो वो अनडिजॉल्व हो रहेगा, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कट टू कट आ गया, अब इससे ज्यादा एक दाना भी सॉल्ट का डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। और सैचुरेटेड से पहले आता है अनसैचुरेटेड। तो हम जितनी भी बातें करते हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही बात करते हैं। ठीक है तने, आपका डाउट पूछिए इस पे। तने बोलिए। सर तो मेरा डाउट था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता क्यों? यानी वाटर की एनर्जी खत्म हो जाती है या फिर क्या होता? कैपेसिटी खत्म हो जाती जगह। अभी जैसे एक क्लासरूम है उसमें 40 बेंच है, ठीक है, 40 बेंच है तो 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 4-5 बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर 60 या 65 स्टूडेंट्स आ गए तो फिर तो कैपेसिटी फुलफिल होगी ना। तो वाटर में जब NaCl डालते या कोई भी सॉल्ट डालते तो वाटर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी रहती, वो कैपेसिटी के अंदर ही हम चीजें डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कैपेसिटी फुलफिल हो गई तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन का डिसोसिएशन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक लास्ट डाउट लेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। भार्गवी बोलिए। सर हम आयोनिक कंपाउंड्स में भी पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डाउट। आंसर इज नहीं कर सकते। आयनिक कंपाउंड खुद अपने आप में बहुत ज्यादा पोलर है। आयनिक कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर नहीं हो सकता। सोचो क्यों? पोलैरिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। मोर इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द पोलैरिटी, राइट। अब अगर मेटल और नॉन मेटल का ही आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा आ गया तो वो चीज बाय डिफॉल्ट पोलर है। तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। कोई भी दुनिया में ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जो नॉन पोलर है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स में पोलर नॉन पोलर की बात नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड में 2 टाइप के कंपाउंड आते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। इसलिए बोलते हैं पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि आयनिक कंपाउंड्स खुद पोलर है। भार्गवी ठीक है? यस सर। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, सफिशिएंट है अभी के लिए, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ये स्लाइड हो गया हमारा डिस्कस। इसके बाद ये एक एग्जांपल देखें।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों का एक है, एक कटायन है और एक अनायन है। ऊपर देखो, यहाँ देखो सोडियम, सोडियम की बात हो रही है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 281, 11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या है, 2,8 सोडियम कटायन। कटायन लिखा है, देखो ध्यान से, कटायन ये आई गेस स्टेट एनसीईआरटी से उठा है। दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 288 आ गया, क्लोराइड अनायन। क्लोरीन अनायन नहीं बोलते, क्लोराइड अनायन बोलते, जैसे सोडियम सोडियम ही बोलते हैं, सोडियम कटायन, लेकिन इसको क्लोरीन अनायन नहीं बोलते, क्लोराइड अनायन बोलते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, 288 लिखते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे हुआ क्या, सोडियम ने खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Na+ और Cl-। ये Na+ और Cl- एक साथ क्यों है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर की वजह से। ध्यान दे कि क्लोरीन में क्रॉस से दिखाए हैं खुद के इलेक्ट्रॉन्स, और ये डॉट, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, इस डॉट से दिखाया गया है सोडियम का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ उसने बताया है, एक्सप्लेन करने के लिए। क्लोरीन के ऊपर ये जो डॉट है ना, ये डॉट सोडियम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम से चार्ज गया, इसलिए सोडियम बना पॉजिटिव कटायन। क्लोरीन पे चार्ज आया, इसलिए क्लोरीन पे बना निगेटिव अनायन। तो Na+Cl-। क्लोरीन पे निगेटिव आया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सोडियम पे पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से। सोडियम पे पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, क्लोरीन पे निगेटिव आया इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। ठीक है, इजी है ये चीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, MgCl2। किसी का डाउट था, किसी ने डाउट पूछा था इस पे, अभी डाउट नहीं पूछना है, किसी ने पहले पूछा था कि सर अगर 2 मेटल लेंगे और 1 नॉन मेटल लेंगे तो चलेगा क्या। उसका उल्टा, 1 मेटल लिया और 2 नॉन मेटल लिए, देखो 2 नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा क्लोरीन क्लोरीन की जगह 1 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन लो तो भी चलेगा, 1 क्लोरीन ले लिया 1 फ्लोरीन ले लिया तो भी चलेगा। मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मैग्नीशियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ध्यान से देखो इधर 2+ बन गया, Mg2+। और क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, Cl-। तो यहाँ लिखते 288, यहाँ लिखते 28, सिंपल पिछले एग्जांपल जैसे। देखो मैग्नीशियम के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने 2 क्लोरीन्स को दिए, और ये Cl2 के नीचे हमने 2 लिखा, Cl2। क्लोराइड 2 बार एक क्लोराइड, क्लोराइड अनायन 2 बार, मैग्नीशियम कटायन 1 बार, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। स्टेटमेंट पढ़ो इधर क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, 2 Cl- ions are present with 1 Mg2+ ion, charge is balanced। वो जो Cl लिखा है ना, उसका L कैपिटल नहीं होना चाहिए, एक मिस्टेक है वहां पे। 2 Cl- ions are present with 1 Mg2+ ion, सिंपल है ये चीज। ध्यान दे कि चार्ज हमेशा बैलेंस करे। Mg कितने हैं, 1 है, उसका चार्ज कितना है, 2 है। क्लोरीन का चार्ज कितना है, 1 है, इसीलिए क्लोरीन कितने लगेंगे, तो 2 लगेंगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन होता तो भी चल जाता, एक मेटल 2 अलग अलग नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, एक नॉन मेटल 2 अलग अलग मेटल से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चीज फ्यूचर में 11th 12th में। अभी के लिए एक मेटल 2 डिफरेंट नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है, अब तक कोई डाउट्स टिल हियर। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अच्छा कंसेप्ट है, डाउट्स पूछ ले, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। सब लोग डाउट्स पूछे प्लीज, क्लास में कोऑपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें, ध्यान दें। और जब डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं तो बाकी लोगों के डाउट से भी अपना लर्निंग हो सकता है, दूसरों के डाउट्स भी सुने और उसके ऊपर मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो भी सुने। ठीक है, प्रथमेश टीकर, प्रथमेश टीकर, प्रथमेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रथमेश आई कैनॉट हियर यू, सॉरी, वी विल गेट बैक टू यू लेटर, बाद में देखते हैं। ठीक है प्रथमेश, प्लीज म्यूट कर लो। वरद इंक्लूडेड, प्रथमेश सॉरी आई कैनॉट हियर यू।
तो बोलो सर कैन आई स्पीक? यस सर, यस वरद, प्लीज टेल। सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसमें पूछा था कि आयोनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते क्या नहीं। सर फिर उस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म मतलब समझा नहीं सर। सर बहुत आगे का कंसेप्ट है, अभी जाने दो, अभी वो क्वेश्चन ही छोड़ दो, भूल जाओ आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक बहुत बड़ा अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे यार, वो 12th में आएगा, इनफैक्ट हाँ 11th के लास्ट में आता है वो, तो दैट सर इज। बता तो वो शो करते क्या नहीं, बस यस और नो। चलो ठीक है, मैं आपको आइसोमेरिज्म का आंसर दे देता हूँ, फिर आप ढूंढ लेना कि वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं करते। आइसोमेरिज्म का मतलब सुन लो, आइसोमेरिज्म मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकती है कोई चीज, तो उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जो आइसोमेरिज्म है वो ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स में दिखता है, इट इज मेजरली अवेलेबल इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में बहुत इजीली आइसोमेरिज्म दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब क्योंकि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है तो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। मिल गया आंसर? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट ऋषभ अग्रवाल। सर हाँ सर। सर Fe2O3 आयोनिक कंपाउंड है। हाँ सर, Fe2O3 आयोनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड। तो सर उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो सर वो स्टेबल कैसे है एक जगह पे? एक जगह पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल कैसे है? क्यों? NaCl में भी तो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी तो स्टेबल है। लेकिन सर उसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज है ना और एक नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन नहीं है, इसमें रिपल्शन है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर ये वाला जो एग्जांपल बोर्ड पे दिख रहा है, अभी स्क्रीन पे देखो, MgCl2 का एग्जांपल दिख रहा होगा, क्योंकि तो क्लोरीन क्लोरीन 2 बार है, Cl Cl, वहां पे भी तो रिपल्शन होना चाहिए, फिर वो भी स्टेबल नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, अब आपका आंसर बता दे। देखिए बहुत अच्छा डाउट पूछा है ऋषभ ने, सब लोग ध्यान देंगे कि सर जब तक NaCl की बात थी तब तक तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, लाइफ इजी चल रही थी। लेकिन जब MgCl2 आ गया तो 2 क्लोरीन की वजह से ऐसा क्या हो गया कि माइनस माइनस रिपेल होने चाहिए, फिर भी ये कंपाउंड टूटा नहीं। तो इसको ऐसा सोचो कि Mg है, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, तो कंसेप्ट ये होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो दूर दूर होते हैं और बीच में अनलाइक चार्ज आ जाता है। तो जो एक Mg है वो 2 क्लोरीन को साथ में लेके चल रहा है। अगर क्लोरीन क्लोरीन को एक साथ छोड़ दिया तो Cl- रिपेल हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होने देता है Mg2+। Mg2+ सोचता है मैंने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लोरीन को दिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों क्लोरीन को मैं एक साथ बांध के रखूं। तो क्लोरीन क्लोरीन भले ही एक दूसरे से बात ना करे, लेकिन दोनों क्लोरीन Mg से बात करते, दोनों क्लोरीन का Mg के लिए अट्रैक्शन तो है, इसीलिए Mg टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग। ऐसे ही Fe2O3 में सोचो, जो इनका डाउट था। तो प्लीज कोऑपरेट करो, ध्यान दो इधर। चलो Fe2O3 में क्या होता है, ऑक्सीजन पे आता है 2 निगेटिव, तो 2 निगेटिव वाले 3 ऑक्सीजन है, इसको बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, इनका जो डाउट है उसमें वो डाउट है कोई बात नहीं, Fe2O3 का डाउट है ये कैसे बना। 3 बार लिया ऑक्सीजन जिसपे 2 निगेटिव है और 2 बार लिया Fe जिसपे 3 पॉजिटिव है। यार ड्राइंग बहुत खराब आ रहा है बट चल जाएगा टाइप्स। तीन ऑक्सीजन लिया जिसपे 2 निगेटिव है और Fe लिया 3 पॉजिटिव वाला 2 बार। अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर 3D में अरेंज होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसी तरह से अरेंज होगा। तो Fe और ऑक्सीजन ऐसा अरेंजमेंट मेंटेन करते हैं कि Fe और Fe दूर हो जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूर हो जाते हैं और ऑक्सीजन Fe और Fe और ऑक्सीजन पास आ जाते हैं। तो इसको सिंपल एग्जांपल से सोचो, दिस इज एन एग्जांपल। कुछ ऐसा दिखता होगा वो Cl Cl MgCl माइनस माइनस 2+, कुछ तो भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता होगा वो जिससे कि क्लोरीन क्लोरीन तो दूर हो गए
और बीच में mg आ गया, तो वो जो mg है वो दोनों को साथ में लेके चल रहा है, जिससे कि निगेटिव निगेटिव का रिपल्शन मिनिमम हो जाए। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निगेटिव निगेटिव रिपेल नहीं करते, MgCl2 में भी निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कम कर देता है Mg2+। Mg2+ उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जीरो नहीं कर सकता, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है सर? सर लेकिन फिजिक्स में एक लॉ है कि चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज इन बिटवीन, तो सर वो कैसे करता है? बिटवीन टू बॉडीज इज, सॉरी सर, लॉ बताइए फिर से, फिजिक्स का लॉ बताइए। चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड बॉडी। स्टार्टिंग से फिर से बोलो स्टेटमेंट पूरा। The charge between two bodies is independent of the third body. The charge between two bodies is independent of the third body. Third charge body, yes sir. सर ये इसका स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आया सर मुझे। सर दो चार्ज बॉडीज है, उनमें अगर x कूलम का चार्ज है, दोनों में x है, ठीक है, फिर तो अगर बीच में कोई तीसरा चार्ज डाल दिया तो सर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब उस उन दोनों का बीच का चार्ज भी वही रहेगा। सर मैं बताऊँ कि इसका, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। शायद ऋषभ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर बीच में कोई चार्ज आ जाए तो भी ये जो दो चार्जेस है उनका रिपल्शन पे कुछ अफेक्ट नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं शायद ऋषभ, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, सोचते हैं इस पे फिर। अच्छा कंसेप्ट बताया आपने। बेसिकली ऋषभ ये बताना चाह रहे हैं कि ये Cl और ये Cl एक दूसरे को अभी भी उतना ही रिपेल करेंगे जितना ये Mg नहीं होता तो रिपेल करते, राइट ऋषभ? यस सर। हाँ, लेकिन अब मुझे ये चलो वो रिपेल कर रहे हैं, सपोज फोर्स से रिपेल करते हैं ना, तो x न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। Mg2+ है, फिर भी x न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ओके, Mg2+ नहीं होता तो भी x न्यूटन फोर्स से ही रिपेल करते हैं, सही बात है। अब हम ओवरऑल कंपाउंड की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं सिर्फ Cl- है और यहाँ Cl- है, Cl- रखा हुआ है, इन दोनों में रिपल्शन कितना है? इन दोनों में रिपल्शन x न्यूटन का होगा, क्योंकि यहाँ वाली कंडीशन में भी उतना ही है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल कंपाउंड का सोचे, ओवरऑल कंपाउंड के बारे में सोच तो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो, ये वाला जो कंपाउंड है, ये तो कहाँ गया वो, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जिसमें सिर्फ Cl- जो अनायन अनायन वाली बात है, उसमें तो ओवरऑल सिर्फ रिपल्शन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन तो हो रहा है ना, उस अट्रैक्शन को टेक इनटू अकाउंट तो करना पड़ेगा, राइट? देखो एक सेकंड, Cl minus yes, Cl- and Cl-, एक ये कंडीशन है, इसको नाम दे देते हैं हम कंडीशन ए, और एक बी कंडीशन है, इसको हम नाम दे देंगे Cl- Mg2+ एंड Cl-, ये कंडीशन बी है। अब जो ए वाली कंडीशन है, उसका नेट चार्ज कितना है? उसका नेट चार्ज 2 नेगेटिव है, ये चीज से सब लोग एग्री करते होंगे। और जो बी वाली कंडीशन है, उसका नेट चार्ज 0 है, इससे भी सब लोग एग्री करते होंगे। यहाँ पे नेट फोर्स बिटवीन टू स्पीशीज, यहाँ पे नेट फोर्स बिटवीन दीज टू स्पीशीज x न्यूटन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, राइट? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम नेट फोर्स बिटवीन Cl- एंड Cl- जो है वो डेफिनेटली x न्यूटन होगा, ये मैं अग्री करता हूँ। लेकिन अगर हम नेट फोर्स ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर देखें तो वो तो डेफिनेटली लेस देन x न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कुछ तो इफेक्ट आएगा ना,
पॉजिटिव चार्ज जो है वो x की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम में उसने अट्रैक्शन तो डेवलप कर दिया। वो पॉजिटिव चार्ज दोनों को साथ में लेके रह तो सकता है, जो Cl- थे उनके बीच में रिपल्शन अभी भी उतना ही है, लेकिन वहां पे स्ट्रक्चर की थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर न्यूट्रल बन गया, नेट चार्ज जीरो आ गया, देखो नेट चार्ज जीरो आ गया, और उसी के साथ वो Mg2+ ने दोनों Cl- को साथ में लेके स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। फिर अगर जिनका डाउट ये है, उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ लो, पूरा टॉपिक पढ़ लो, उसमें ये डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो 3D अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स में ये बता दें कि कटायन कहाँ रखा है, अनायन कहाँ रखा है, कटायन कहाँ रखा है, अनायन कहाँ रखा है, जिससे कि कटायन कटायन में मिनिमम रिपल्शन, अनायन अनायन में मिनिमम रिपल्शन, और कटायन अनायन में मैक्सिमम अट्रैक्शन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये किनका डाउट था ये? समझ गया सर, थैंक यू। हाँ ऋषभ, क्लियर हुआ सर? हाँ सर। आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, एक्स न्यूटन पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पे तो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड। नेक्स्ट, कबीर रावत। कबीर, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। Sir, my question is, sir, ionic bond are non-directional. हाँ सर, आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल। आगे सर, रीजन क्या है उसका? सर, पहले नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल तो पढ़ ले अपन, ठीक है, करेंगे ये चीज, फ्यूचर में आएगा ये। डायल किए गए नंबर की नोट कर ली। प्लीज कोऑपरेट करो, आजू बाजू के फोन बंद करके रखा करो क्लास के लिए। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, विल टेक डाउट्स एट अ लेटर स्टेज। तो ये दो एग्जांपल फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। NaCl में और MgCl2 में क्या डिफरेंस है? MgCl2 में क्लोरीन 2 बार, NaCl में क्लोरीन 1 बार। 1 कटायन 1 अनायन कंपाउंड इज न्यूट्रल, 1 कटायन 2 अनायंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कटायन का चार्ज ज्यादा था, 2 अनायन की रिक्वायरमेंट थी उस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। अब इमेजिन करो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, वहां पे हम MgO लिख देंगे, क्योंकि Mg2+ एंड ऑक्सीजन 2-, सिंपल सिंपल। लेकिन Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए Na2O लिखना पड़ेगा। सोचो, जैसे MgCl2 लिखते वैसे वहां पे Na2O लिखना पड़ेगा। दिस इज रिगार्डिंग ऑक्साइड फॉर्मेशन, चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड, राइट। हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। नोटिस इन द प्रीवियस 2 एग्जांपल्स दैट द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत बढ़िया, आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए तो वो कंपाउंड है। कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज ऑन कटायंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अनायंस। टोटल चार्ज ऑन कटायंस जितना भी है उतना होना चाहिए अनायंस का टोटल चार्ज। क्वांटिटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस कैन नॉट बी इक्वल। मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि 2 कटायन है 2 अनायन है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कटायन का पूरा चार्ज और अनायन का पूरा चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट में अगर ध्यान से नहीं समझा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान से समझे। क्वांटिटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस इक्वल हुआ NaCl में, लेकिन MgCl2 में इक्वल नहीं हुआ। MgCl2 में तो अनायंस ज्यादा हो गए, राइट। MgCl2 में अनायंस 2 है, कटायन तो एक ही है। NaCl में कटायन भी एक और अनायन भी एक, तो क्वांटिटी ऑफ कटायन और अनायन इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है, व्हाट मैटर्स इज दैट चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड आउट। तो चार्जेस है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, कटायन का पूरा चार्ज और अनायन का पूरा चार्ज बैलेंस होना चाहिए। MgCl2 वाले एग्जांपल में Mg का कितना चार्ज है टोटल, मैग्नीशियम का टोटल चार्ज है 2+, क्लोराइड का पूरा चार्ज है 2-, बैलेंस हो गया, कंपाउंड बन गया। NaCl में Na का कितना है +1, Cl का कितना है -1, बैलेंस हो गया, अपना काम हो गया, राइट। एक और एग्जांपल देखो, अमोनियम सल्फेट। तो ध्यान से देखेंगे, जो NH4+ है उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है, मतलब वो 2 पॉजिटिव बन गया। और इधर जो SO4 2- है उस पे देखो 2 ऑक्सीजन पे सिंगल सिंगल माइनस दिख रहा होगा, ये देखो लाइट लगा दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव। ये चीज क्या है, ये चीज है
SO4 2 माइनस, और ये चीज है NH4 2 प्लस। ये चीज है NH4 2 प्लस। प्लीज अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएगा। तो NH4 जो है वो 2 बार लेंगे। क्यों 2 बार लेंगे? क्योंकि सल्फेट का चार्ज 2 माइनस है। देखो यहाँ पे सल्फेट जो है वो एक ही बार लिया है, ये सल्फेट ग्रुप एक बार, अमोनियम ग्रुप 2 बार। क्यों ऐसा किया? ताकि चार्जेस इक्वल हो जाए, हम चार्जेस को ठीक से बैलेंस आउट कर पाए, इसलिए। ओके, डिलीट करेंगे। नेक्स्ट, properties of ionic bonds. The electrostatic attraction in the neighboring ions with opposite charges is very strong. That is why the melting points of ionic compounds are very high. Simple logic है, कटायन अनायन के बीच अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस विद अपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कटायन अनायन एक दूसरे के बाजू में, अगर अनायन अनायन होते तो फिर तो चार्जेस सेपरेट ही होना चाहते थे, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन रखा है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग हो गया तो उसको मेल्ट करना डिफिकल्ट हो गया। मेल्ट करना डिफिकल्ट हो गया मतलब वो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई हो गया। द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट। हार्ड भी और ब्रिटल भी है। सर ये कैसे? हार्ड है क्योंकि सॉलिड है, ब्रिटल मतलब फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा, और हार्ड मतलब हार्ड है। सब्सटेंस इज हार्ड बिकॉज इट इज सॉलिड। सॉफ्ट मेटल्स जैसा नहीं है, सोडियम जैसा सॉफ्ट नहीं है। NaCl हार्ड है लेकिन ब्रिटल भी है। सोचो NaCl का क्रिस्टल रहता, छोड़ देते टूट जाता, फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा, ब्रिटल आ जाता है। क्यों ब्रिटल आता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर है। प्लीज क्लास छोड़ के मत जाओ। हाँ, नेक्स्ट, ionic compounds are hard because negative ions are arranged around positive ion and positive ions are arranged around negative ion। ये जिनका डाउट था वो पूछ रहे थे सर Cl- का क्या होगा, Fe2O3 में क्या होगा? तो नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव के अराउंड रखे हैं और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के अराउंड रखे हैं, जिससे कि क्या हो गया? स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, हार्डनेस आ गया, हार्डनेस आ गया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जनता को हाँ आवाज आ रही है? ठीक है, गुड। और सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर, सिंपल चीज है, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सॉलिड है, नेचर उसका क्रिस्टलाइन है, राइट? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, cation and anion are separated when ionic compound is dissolved in water. This process is called as dissociation. Okay, water soluble होते हैं। This point we have already discussed. Due to this, aqueous solutions of ionic compounds are good conductors of electricity. Simple logic. Electricity क्यों conduct कर सकते हैं? Because of dissociation. Because of dissociation, electricity can be conducted. Last point, सब लोग read करेंगे। Melted ionic compounds are also good conductors of electricity. This is because in the molten state, since electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are overcome because of the heat, thus the ions move freely and conduct electricity. किसी का डाउट था ये पहले कि सर पानी में डिसोल्व किए बिना भी पॉजिटिव निगेटिव कटायन आयन दूर कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेल्ट करके। हीट दो, मेल्ट करो, मेल्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट हो जाएगा। इफ द पॉजिटिव निगेटिव कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ये पॉइंट्स को अच्छे से रीड करें। ओके, सो नाउ विल टेक सम मोर डिफिकल्टीज। थोड़े डाउट्स और क्लियर करेंगे। जिनका डाउट, जो डाउट पूछ रहे बाकी लोग प्लीज कीप योरसेल्व्स ऑन म्यूटेड। सिर्फ एक ही स्टूडेंट अनम्यूट करे और डाउट पूछे। ये दिव्यम खेतान प्लीज आस्क। सर मुझे वो मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट नहीं समझा। सर मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट हम पीछे लेंगे। देखो सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग आयंस विद अपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रांग। सोचो अगर ऐसा होता, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, अगर ऐसा होता तो वो निगेटिव निगेटिव का पेयर दूर जाना चाहता, पॉजिटिव पॉजिटिव का पेयर दूर जाना चाहता एक दूसरे से, और निगेटिव निगेटिव वाला फिर से दूर जाना चाहता। मेल्ट करने का मतलब क्या है? मेल्ट करने का मतलब है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाना। लिक्विड्स का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है सॉलिड से, लिक्विड्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है सॉलिड से। तो अगर पार्टिकल्स
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अरेंज्ड है तो ज्यादा अच्छी तरह से अरेंज्ड है, ज्यादा स्ट्रांगली अरेंज्ड है। स्ट्रांगली अरेंज्ड है तो एक एक पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। इसका उल्टा माइनस माइनस प्लस प्लस है तो माइनस माइनस इजीली सेपरेट हो जाएंगे, प्लस प्लस भी इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सिर्फ एनर्जी किसको लगेगी, प्लस माइनस को एनर्जी लगेगी। इमेजिन करो ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव इजीली टूट सकते हैं, ये दो नेगेटिव इजीली टूट सकते हैं। एनर्जी किसको लगी, सिर्फ एक पॉजिटिव नेगेटिव को लगी, बीच वाले को। अगर ऐसा होता पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती, ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी लगती, ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी लगती और ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी लगती। 3 जगह एनर्जी लगती, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एनर्जी कहाँ कहाँ लगती, यहां भी एनर्जी लगती। लाइट क्यों नहीं आया, हाँ ठीक है, यहां भी यहां भी एनर्जी लगती, यहां भी एनर्जी लगती, यहां भी एनर्जी लगती और यहां भी तो लगती। ये नेगेटिव का इधर भी एनर्जी लगती और ये नेगेटिव के रिस्पेक्ट में इधर भी एनर्जी लगती। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर ऐसे है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका उल्टा क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो यहाँ एनर्जी कहाँ लगेगी, यहाँ एनर्जी सिर्फ यहाँ पे लगेगी सेपरेट करने के लिए और यहाँ एनर्जी लगेगी सेपरेट करने के लिए। सिर्फ ये याद रखना है जो 8th-9th में पढ़ा था। 8th-9th में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड्स इंटरपार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम। लिक्विड्स इंटरपार्टिकल डिस्टेंस मोर देन सॉलिड्स, लिक्विड्स इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड्स। अगर ये चीज याद रखेंगे तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं हेल्प कर पाया। किनका डाउट था ये बताइए, किनका डाउट था? सर दिव्यम खेतान में मोटे कहाँ चले गए वो? ठीक है, नेक्स्ट डाउट नेक्स्ट लेंगे। तनय अग्रवाल प्लीज आस्क। सर आयंस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है? हाँ सर, आयंस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर वो रिएक्ट क्यों करते हैं? हाँ सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, सिर्फ एक थ्योरी से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी एक कंसेप्ट हम लोगों को फिजिक्स ने दिया है। तो Na+ जो है वो सोडियम से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन Na+ के लाइफ में अब एक नया दुख आ गया कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज का क्या करे, तो sodium cation is stable as far as octet theory is considered, but it is unstable as far as charge neutrality is considered. अगर हम चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करें तो Na+ अनस्टेबल है, इसीलिए Na+ क्या करता है, Cl- के साथ बॉन्ड करके NaCl बना लेता है। तो वहां पे आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज। अब अगर अपन Cl2 की बात करें तो Cl2 में शेयरिंग की वजह से चार्ज न्यूट्रलिटी अफेक्ट नहीं हुई, इसीलिए वहां पे सिर्फ ऑक्टेट रूल से काम अपना चल गया। तो ऑक्टेट रूल से काम चल जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन के साथ आयोनिक बॉन्ड में एक नया प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज वाला प्रॉब्लम। पॉजिटिव और निगेटिव अनस्टेबल रहते हैं अकेले अकेले, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ न्यूट्रल बन के स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है सर। और मेटल सिर्फ उसके पास नॉन मेटल को लाए तो ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, या पहले ही कर देता फिर नॉन मेटल आता वहां पर? ठीक है, हाँ एक्चुअली क्या है, अगर नॉन मेटल आया तो उसके बाद भी डोनेट कर सकता है। कुछ कुछ मेटल्स पहले ही डोनेट कर देते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो खुद ही डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसी का करस्पॉन्डिंग कंसेप्ट है। एक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल्स।
इसमें क्या होता है, पॉजिटिव कटायंस आर लाइक आइलैंड्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सोचो अभी जैसे अगर Na या Fe का रॉड कंसीडर करो, Fe का रॉड है, आयरन का बार है, आयरन बार Fe रॉड है, तो उसमें Fe के एटम्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या प्रेजेंट है, Fe के कटायंस प्रेजेंट है एंड लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मेटल में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, उसी की वजह से तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, राइट। तो इमेजिन करो कि ये एक Fe का रॉड है, ये एक Fe का रॉड है, तो इसमें बहुत सारे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे कटायंस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कटायंस भी आएंगे, राइट। तो Fe के एटम्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, फिर नॉन मेटल आके उनको एक्सेप्ट करते हैं। कौन से मेटल्स जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर में उतनी एनर्जी रहती है, एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी उतनी एनर्जी अवेलेबल रहती है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी भार्गवी प्लीज आस्क। सर MgCl2 में 2 Cl है, तो एक Cl की जगह पे फ्लोरीन रखे तो MgClF ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा क्या? हाँ, बन सकता है, MgClF कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं, MgClF बिल्कुल बन सकता है। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन को, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो कंपाउंड बन सकता है, ऐसे कंपाउंड बनने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेटल 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड, नेक्स्ट श्रेयस मालपानी। यस सर। बोलिए सर। सर जो NaCl है, अगर उसको हीट किया तो हमें Na और Cl अलग अलग मिल जाएंगे? नहीं सर, हीट किया तो Na और Cl अलग अलग नहीं मिल जाते, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग मिल जाते, वो रहता है NaCl ही है, वो कंपाउंड है ना, कंपाउंड को हीट करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर को कैसे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती, तो NaCl को सेपरेट करने का उसका एक मेथड है, हीटिंग इज नॉट द मेथड, हीट करने से वो सिर्फ मेल्ट होगा, मेल्टेड NaCl मिलेगा। बर्फ को कैसे हीट करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता, मेल्टेड बर्फ मिलता, तो वैसे NaCl सॉलिड को हीट करने से मेल्टेड NaCl मिलेगा, उसको बोलते हैं मोल्टन NaCl। ठीक है सर? यस सर। और सर एक और डाउट था कि मतलब जो एटम्स रहते हैं वो स्टेबल होने के लिए पहले तो आयन बनते और फिर आयन भी अनस्टेबल रहता, तो सर एटम को आयन बनने की जरूरत ही क्यों अगर आयन भी अनस्टेबल है तो? ऑक्टेट रूल के लिए जरूरत है ना। देखो, पहले ऑक्टेट रूल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर पॉजिटिव बन गया, इसलिए अनायन ढूंढ के उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके NaCl बन गया। अब दोनों चीजें सॉल्व हो गई ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लाइफ में थोड़ा सा दुख आया, लेकिन वो दुख को ओवरकम करने के लिए Cl माइनस के साथ बॉन्ड करके NaCl भी तो बना लिया, फिर तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई ना, ऑक्टेट रूल भी सेटिस्फाई हो गया और चार्ज न्यूट्रलिटी भी सेटिस्फाई हो गई। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे लाइफ में भी हम थोड़ा सा दुख सहन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे चल के और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर आगे की स्टेबिलिटी के बारे में ना सोचे तो हम आज की डेट में थोड़ा दुख सहन ही क्यों करेंगे? Na को पता है कि NaCl बनेगा, इसीलिए उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर दूसरी चीज, Na की मजबूरी भी है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा? Na वैसा तो रह नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम तो होगा ही उसको, तो वो सोचता है डोनेट करके देख ही लेते हैं, कम से कम ऑक्टेट रूल की तो शांति होगी। फिर पॉजिटिव का तो नया प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए Cl माइनस ढूंढ के लेके आ गए। और मेटल्स की टेंडेंसी है वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखते हैं, जैसे अभी जो स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये बोलता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पानी के जैसे, समंदर के जैसे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो करते रहते हैं, रैंडमली फ्लो करते रहते हैं, और बीच में कटायंस आइलैंड जैसे है, आइलैंड्स है ना अर्थ पे, वैसे आइलैंड जैसे कटायंस है, कटायंस मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसे व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, all the electrons move in one direction. Electrons are randomly moving, but on applying potential difference, electrons move in one direction. Cations उनकी जगह फिक्स रहते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। ठीक है सर?
यस सर। और सर एक और क्वेश्चन था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती क्या सर? बिल्कुल सर, नहीं सर, बॉन्ड देखो क्या होता है, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक जो एनर्जी हमने दी और एक जो एनर्जी हमें मिली। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, वो साथ आ गए तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। Na प्लस Na से बनने में एनर्जी देनी पड़ती है। तो वैसे कोवैलेंट बॉन्ड जब हम फॉर्म करना शुरू करते तब एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमेशा एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल Cl एटम, कटायन अनायन नहीं, क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो Cl2 बनेगा, तो उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। और सोचो Cl2 बना एनर्जी रिलीज करके, तो जो नेचर में Cl2 है वो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर चुका है। जैसे ऑक्सीजन का एटम लाओ, दोनों मिलके O2 बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो नेचर में O2 का मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज करके O2 मॉलिक्यूल बनाया गया है। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके सर? यस सर। तो सर हवा में ऐसे बॉन्ड्स क्यों नहीं बन जाते? बनते हैं ना। आप आप हाइड्रोजन का एटम लाओ और क्लोरीन का एटम लाओ, वो दोनों आपस में हवा में बना लेगा ना HCl। हाइड्रोजन का एटम लाओ और क्लोरीन का एटम लाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हाइड्रोजन का एटम लाएंगे तो मार्केट से एक तो हाइड्रोजन का एटम मिलेगा नहीं, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे ना, हवा में अपने आप ही बॉन्ड बन गए। इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाना डिफिकल्ट है। अगर एटम्स बर्नी में बंद करके रख सकते थे, कंटेनर में बंद करके रख सकते थे विदाउट दे रिएक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, तो रिएक्शंस बहुत इजी हो जाती है। हम हाइड्रोजन के एटम्स बॉटल में बंद करके नहीं रख सकते क्योंकि वो H2 बना लेंगे। अगर हाइड्रोजन के एटम्स बॉटल में बंद करके रख सकते थे तो ऑक्सीजन की बॉटल लाओ, हाइड्रोजन की बॉटल लाओ, मिक्स कर दो, वाटर बन जाएगा। वाटर बनाने से पहले ही हाइड्रोजन ने H2 बना लिया, ऑक्सीजन के एटम ने O2 बना लिया। सर क्लियर हुआ क्या आपका डाउट? यस सर, थैंक यू। वेरी गुड सर। नेक्स्ट सौम्या। सर जनरली कंपाउंड्स को चार्ज देता है ना सर, जैसे कि NH4 पे अपन ने देखा सर कंपाउंड्स आर चार्जलेस। क्या सर? कंपाउंड्स आर चार्जलेस, कंपाउंड्स आर न्यूट्रल, सारे कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं। सर पर अभी तो अपन ने देखा था ना पिछले स्लाइड में कि NH4 प्लस और SF4 2 माइनस। चलो स्लाइड देखते हैं सर। वो हाँ पीछे और हाँ सर, अभी ये कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड अमोनियम सल्फेट है, इसका ओवरऑल चार्ज 0 है। आप ऐसा बोलो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस पे चार्ज होता है। तो मैं बोल के बताओ, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पे चार्ज होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। वेरी गुड। अब अपना डाउट बोलिए सर। NH4 प्लस पे मतलब वो कंपाउंड पे प्लस चार्ज था और SF4 2 माइनस चार्ज था, तो फिर आयोनिक, हाँ फिर आयोनिक कंपाउंड पे चार्ज रहता क्या? नहीं सर, आयोनिक का अभी जैसे ये है, फिर अब ये देखो, ये वाला कंपाउंड देखो बोर्ड पे दिखेगा MgCl2 है, तो Mg पे 2 प्लस है और Cl पे माइनस है, तो ये दोनों जो साथ में आए वो साथ में आने को ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड ऐसा दिखता नहीं, जैसे Cl2 है तो Cl2 में अपन कैसा बोलते हैं, हाँ ठीक है, Cl2 में हम ऐसा दिखाते हैं ना कि ये वाला देखो कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं Cl2 में। इसमें ऐसा आयोनिक बॉन्ड दिखा नहीं सकते। आयोनिक बॉन्ड पॉजिटिव निगेटिव के अट्रैक्शन को ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओवरऑल चार्ज 0 बराबर है ओवरऑल चार्ज 0। तो अब ऐसा आगे देखो, यस इसमें भी ओवरऑल चार्ज 0, ये पॉजिटिव 2 बार, ये निगेटिव 2 बार, ओवरऑल चार्ज 0। इसी को आयोनिक बॉन्ड बोला। आयोनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पॉजिटिव कौन, NH4 प्लस, कितने बार, 2 बार। निगेटिव कौन, SO4 2 माइनस, कितने बार, 1 बार। अब ये 2 और 1 ही 1, ऐसे 3 चीजों के जब 2-3 चीजें साथ में आ जाएंगी तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। वहां ऐसा लाइन नहीं दिखाते, ऐसा लाइन कोवैलेंट बॉन्ड में दिखाते। फिर और देखो कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड।
ये होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। सही बात है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड्स दिखाते हैं। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर को ही बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। ओके सौम्य, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक लास्ट डाउट लेंगे। अब तक कोई नए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, जिन लोगों ने डाउट पूछ लिया वही लोग फिर से डाउट पूछ रहे हैं। अनीश सुना उन्हें? अनीश प्लीज आस्क। सर जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं तो फिर वो आयंस का क्या होता है, मतलब Na+ का क्या वो वापस कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं सर, वो पानी में रहता है, पानी में Na+ भी रहता है, Cl- भी रहता है। डिसोसिएट किया मतलब पानी में डाल के डिसोसिएट किया ना, पानी में डाल के डिसोसिएट किया, वो वैसा वैसे जब पानी इवोपरेट हो जाएगा तो वापस NaCl के क्रिस्टल मिलेंगे। घर पे करके देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड लेना, पानी में डालना, पानी 2 दिन के बाद इवोपरेट हो जाएगा, ऐसे रख देना तो वापस NaCl क्रिस्टल्स मिलेंगे। थोड़ी बहुत इंप्यूरिटी भी मिलेगी, वो पानी की जो इंप्यूरिटी थी। फिर अगर मेल्ट किया तो Na+Cl- मूव कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट करने के बाद वो चीज वापस सॉलिडिफाई भी तो होगी, वापस रूम टेम्परेचर पे आएगी, फिर से सॉलिडिफाई होगी, कूल डाउन होगी, सॉलिडिफाई होगी तो वापस NaCl बन गया। सर कभी भी डिसोसिएशन में फिर मतलब हीट इवॉल्व नहीं होती, मतलब एक्सोथर्मिक डिसोसिएशन नहीं होता? होता है, डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसा कंटेनर गर्म नहीं होता। इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इट रिलीजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, यस सर। गर्म नहीं होता। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ज्यादा स्टेबल बन गया ना। HCl Yes, को sir. भी पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक है, NaCl भी पानी में डालते हैं एक्सोथर्मिक है। कंटेनर टेक्निकली गर्म होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज्यादा हीट रिलीज नहीं होता कि हाथ को चटका लगे। ठीक है, लास्ट डाउट लेंगे हम। इसका डाउट ले यार, कुछ के कुछ नाम मत रखो यार ऐसे। पराग चिमनकर एक बार फिर से बोलिए। पराग सर आपने वो एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम गैस बना लेंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम गैस बना लेंगे, तो सर फिर वाटर कैसे बना होगा? वाटर कैसे बना होगा मतलब? सर मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो फिर बॉन्ड क्यों, मतलब उन्हें तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ना, तो सर फिर तो वाटर कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। देखो मैंने ये बोला कि हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करे, इससे पहले हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करके H2 बना लेगा, और ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करे, इससे पहले ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का गैस बना लेगा। लेकिन अब वो हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 ये मिलके तो वाटर बना सकते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, वैसे वाटर बना होगा। सर फिर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस मतलब पहले केस में किसने की होगी? जब धरती पे पानी आया तब। नहीं सर, पानी बनने के पहले। पानी बनने के पहले किसने की होगी मतलब? मैं आपका डाउट नहीं समझा सर। मतलब अर्थ पे सर पानी मतलब कैसे आया? हाँ सर वही। सर वो तो नहीं पता यार, अर्थ पे पानी कैसे आया। मैं तो था नहीं तब देखने के लिए, है ना। मैं देख के बताऊंगा। ये अच्छा डाउट है आपका, बट हाइड्रो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस से तो नहीं आया होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन बना, फिर ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बन गया। देखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे आया। अर्थ पे सबसे पहले पानी कैसे आया, ये आपका डाउट है, तो उस पर मेरे पास आंसर नहीं है, वो मैं ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलो पीपीटी तो हम थोड़ा क्लास आगे रन करते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने डिस्कस किया क्या सब? हाँ ये डिस्कस किया। Cations and anion are separated when ionic compound is dissolved in water, and this process is called as dissociation. Water soluble compounds. ठीक है, due to this aqueous solution of ionic compounds are good conductors of electricity, and free अगर molten form है या melted form है तो भी वो electricity conduct करेगा, aqueous form है तो भी electricity conduct करेगा। Ionic compounds in solid state are bad conductors of electricity. इसका reason crystalline nature है और cation anion attraction। Occurrence of metals, ठीक है, ये चीज हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी वाला पूरा पार्ट हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। फ्री स्टेट में हाँ ये पढ़ लो, स्लाइड इजी है। नेक्स्ट टर्म पे ये स्लाइड से हम कंटिन्यू करेंगे। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, एल्यूमिनियम जिंक कॉपर आयरन कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, अलॉय होते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन मेटल मेटल वाली चीज है, मिनरल्स एंड ओर्स। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जिन लोगों के डाउट्स रह गए, आई एम श्योर
नेक्स्ट वन पे आप लोग डाउट्स पूछेंगे और भी हम डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। कुछ डाउट सेशंस भी हम लेंगे जिसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको डाउट्स है, बाकी लोग भी आएंगे अगर आना चाहे तो। दोज विल नॉट बी कंपलसरी क्लासेस, दोज विल बी ऑप्शनल क्लासेस, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि सब लोग उन क्लासेस को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपका वीक शुभ रहे।